हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू चैप्टर 6 वीडियो द बिगिनिंग ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन। और इस चैप्टर में हम लोग हड़प्पन सिविलाइजेशन या जिसे इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन भी कहा जाता है, इसके बारे में पढ़ रहे हैं। लास्ट क्लास में हमने उनके ट्रेड के बारे में जाना था। आइए इस चैप्टर को शुरू करते हैं कुछ ऑब्जेक्ट्स के बारे में जानकर जो कि एक्सकवेशन में मिले हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन या इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन के डिफरेंट साइट्स पे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहला द लाइफ्स ऑफ द एंशिएंट। तो इसका टाइटल है द लाइफ्स ऑफ द एंशिएंट। ऑब्वियसली हमारे लाइफ्स के बारे में कोई कैसे पता करेगा अगर मान लो कोई बताने वाला नहीं है फ्यूचर में। अगर बस हमारा घर मिला तो वो हमारे घर के ऑब्जेक्ट्स को यूज करके डिसाइड करेगा कि हमारा लाइफ कैसे हुआ करता था। मे बी कोई व्हीकल यूज करते थे, मे बी खाने का सामान क्या था, पकाते किस में थे, या अपने आप को ग्रूम करने के लिए क्या क्या चीजें यूज करते थे। तो सेम गोस फॉर हड़प्पन, चूंकि हमारे उनके कोई रिटर्न रिकॉर्ड नहीं है तो उनके लाइफ के बारे में उनके ऑब्जेक्ट से हमें पता चलता है। ठीक है, तो उनके लाइफ के बारे में तो आर्कियोलॉजिस्ट हैव अनअर्थड मेनी ऑब्जेक्ट्स मेड एंड यूज बाय हड़प्पन। तो बहुत सारे ऑब्जेक्ट मिले हैं। फर्स्ट कैटेगरी जो ऑब्जेक्ट का है, ऑब्जेक्ट ऑफ डेली यूज, ऐसे ऑब्जेक्ट जिसको रोज यूज किया जाता है, चाहे पर्सनल या प्रोफेशनल काम में। तो उसमें फर्स्ट एग्जांपल है ये जो दिख रहा है तुमको, अ ब्रॉन्ज मिरर, a bronze mirror, a terracotta pot from धौलावीरा। देखो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है, देखो ब्रॉन्ज वी ऑलरेडी नो क्या है। ब्रॉन्ज इज द एलॉय ऑफ कॉपर एंड टिन। ब्रॉन्ज बनाने में माहिर थे, कॉपर में टिन को मिला दो, रिजल्टेंट जो मेटल होता था उसको ब्रॉन्ज कहते हैं, वो ज्यादा स्ट्रांग होता था। इसलिए देखो आज भी अपने सेम शेप में ये सर्वाइव है। ये एक मिरर है, शेप भी मिरर जैसा दिख रहा है। कोई बोलेगा ये टेनिस का रैकेट है, तो अपने अपनी इंटरप्रिटेशन है। जनरली ये मिरर है, उस टाइम हो सकता है ये बहुत पॉलिश्ड होगा, क्योंकि कोई ग्लास का कोई एग्जांपल अभी तक तो नहीं मुझे मिला है। तो हो सकता है ये बहुत पॉलिश्ड सरफेस होगा जिसपे आपको अपना चेहरा दिख जाता होगा। अब ये अनपॉलिश और खुरदरा हो गया है विद द टाइम, बट मे बी जब बना होगा तो बहुत पॉलिश्ड होगा और उसपे तुम अपना फेस इजिली देख सकते हो रिफ्लेक्शन के थ्रू, मेटल के थ्रू। तो ये एक मिरर था। और दूसरा ये टेरेकोटा पॉट है। टेरेकोटा एक तरह से वो मिट्टी का होता है। डबल टी, एक मिनट देखो। टेरेकोटा सिंपल तुम्हारा रेडिश ब्राउन क्ले है दैट यूज हैज बीन बेक करके जो उसको बनाते हैं। ठीक है, तो वही मिट्टी का जो बना हुआ चीजें होती हैं वही टेरेकोटा होता है। और ये रेडिश ब्राउन क्ले होता है, इसलिए इनका थोड़ा सा रेडिश टेक्सचर आता है। तो ये वाला जो एक तरह से मिट्टी का घड़ा बड़ा उसी टाइप का है, वो टेरेकोटा तुम्हारा वो है, बेक्ड बट नॉट कवर इन शाइनी ट्रांसपेरेंट सब्जेक्ट ग्लेज। ठीक है, तो एक तरह से मिट्टी वाला बर्तन है। तो जो भी टेरेकोटा आगे हम पढ़ेंगे, टेरेकोटा पॉट, टेरेकोटा ऑब्जेक्ट, वो यही वाला है कि जो मिट्टी को मोल्ड करके, मतलब उस गड़ा के उसको फिर पका के बना हुआ है। ठीक है, तो ये दूसरा ऑब्जेक्ट है। ये दोनों चीजें जो मिरर है और ये जो टेरेकोटा का पॉट मिला है मिट्टी के बर्तन का, तो ये हमारा धौलावीरा में मिला है। ठीक है, उसके अलावा ये देखो एक स्टैंडर्ड शेप के ये हैं। तो ये क्या है, अ फ्यू स्टोन्स वेट्स, स्टोन वेट। आज भी जैसे कि तुम जिनके अब तो खैर डिजिटल वेट्स आ गए हैं, जिनको थोड़ा सा पहले, इनफैक्ट अभी भी कुछ विलेजेस के कुछ इसमें जाओगे जहां पे वेट्स होता है तराजू में, वहां पे स्टैंडर्ड वेट्स होते हैं जिनका साइज और वेट फिक्स होता है, 1 kg के, आधा किलो के, 2 किलो के। तो हड़प्पन के टाइम में भी इस तरह के वेट्स मिले हैं, इस तरह के स्टैंडर्ड मतलब साइज और शेप के, जिनका जो वेट था वो सेम था। तो एक तरह से ऑब्वियसली जब इतना ट्रेड होगा तो यूनिफॉर्मिटी बहुत जरूरी है ट्रेड में, ताकि किसी को चीटेड फील ना हो। और वन ऑफ द वे जो यूनिफॉर्मिटी होती है वो होता है वेट से, कि मतलब इतने पैसे में इतना वेट का सामान, या इतने ऑब्जेक्ट के लिए इतना वेट का सामान तुमको मिलेगा। तो वहां पे फ्यू स्टोन्स वेट्स मिले हैं जिनका स्टैंडर्ड देखो, काफी स्टैंडर्ड साइज के स्टोन्स वेट्स मिले हैं। तो ऑब्वियसली ये घर में डेली यूज होता होगा, ये तुम्हारा डेली यूज का ऑब्जेक्ट है जो कि दुकान में या ट्रेड में डेली यूज होता है। उसी तरह से ब्रॉन्ज चिसल फ्रॉम द धौलावीरा। ये चिसल अब थोड़ा सा घिस गया है। चिसल उस तरह की चीज होती है, मतलब एक मेटल का ऑब्जेक्ट होता है जिसको यूज किया जाता है तराशने में। ठीक है, तो इसको यूज किया जाता है। ये ब्रॉन्ज का चिसल है। ऑब्वियसली इसको अगर स्टोन को या कोई भी
चीज को मतलब तराशने में या तोड़ने में यूज किया जाता है, तो ये इसको बहुत स्ट्रांग होना जरूरी है। तो तब तक आयरन का खोज नहीं हुआ था, तब तक सबसे हार्डेस्ट नोन जो मतलब एलिमेंट था उस टाइम, मतलब मेटल था, एलॉय, वो ब्रॉन्ज था। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए तुम कभी जो एज देखोगे, मतलब जब हिस्ट्री हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें एजेस डिफाइन है। मतलब एक है स्टोन एज, मतलब उस टाइम स्टोन के टूल्स, स्टोन के वेपन्स वो बहुत फेमस थे। जो दूसरा एज है ना स्टोन एज के बाद, वो कॉपर एज नहीं है, वो ब्रॉन्ज एज कहलाता है। जो इसमें क्या बोलते हैं, रोम वोम में भी दूसरे में भी ना ब्रॉन्ज एज होता है, जब सारे टूल्स और सारे जो तुम्हारे ऑब्जेक्ट्स थे जिनमें स्ट्रेंथ की जरूरत थी, इनफैक्ट उस टाइम तलवार, ढाल और इस तरह के टूल, हड़प्पन में तो वेपन्स नहीं मिले हैं, बट दूसरे सिविलाइजेशन में जहां वेपन मिले वहां के ब्रॉन्ज के वेपन्स बनते थे। तो इसलिए उस एज को, जब ब्रॉन्ज की हर चीज हुआ करती थी, ब्रॉन्ज एज कहा जाता है। कॉपर जाना जाता था, बट कॉपर को वेपन्स के लिए यूज नहीं करोगे। दो कॉपर का तलवार टक से टकराओगे, मुड़ जाएगा दोनों, फिर लड़ाई किस बात की होगी। तो इसलिए कभी कॉपर एज नहीं हुआ। तो स्टोन एज के बाद जनरली ब्रॉन्ज एज होता है। तो ब्रॉन्ज एज में तुम्हारे ब्रॉन्ज के वेपन्स यूज होते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली वेपन्स ही होते हैं जिससे फिर सारा मारकाट मचता है और सिविलाइजेशन उथल पुथल होता है। तो और उसके बाद, ब्रॉन्ज के बाद आयरन एज आया। जब आयरन आया तो वो ब्रॉन्ज से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, तो फिर वेपन्स और दूसरे ऑब्जेक्ट जिसमें स्ट्रेंथ चाहिए वो आयरन के बनने लगे। ठीक है। तो इसलिए जो चिसल था जिसको तराशने के लिए यूज किया जाता था, वो हमारा ब्रॉन्ज से है। और ये भी कहां मिला है, धौलावीरा। ठीक है, धौलावीरा कहां पे है यार, गुजरात में। ठीक है, धौलावीरा गुजरात में है। और लोथल भी जो डॉकयार्ड था वो भी गुजरात में है। ठीक है। उसके बाद अब ये नीचे देखो, ऑब्जेक्ट ऑफ डेली यूज में अ गेम्स बोर्ड इनग्रेव्ड ऑन ए स्टोन। ये देखो काफी इंटरेस्टिंग है। ये देखो गेम्स बोर्ड है और यहाँ पे इस तरह से देखो स्क्वायर शेप है। इसको देख के तुमको कहीं ना चेस की याद आएगी, है ना। देखो इसमें ऑब्वियसली ब्लैक और व्हाइट क्लियरली नहीं है, जिनको जो कलर का मिला स्टोन उस कलर से गोटी बना दे। बट कहीं ना कहीं ये एक तरह से चेस के तरह से हो सकता है, यहीं से चेस डेवलप हुआ हो। तो सोचो हड़प्पन आज से 4,500 पहले वो लोग इतने दिमागी थे कि इस तरह का जो लेजर एक्टिविटी है, लेजर एक्टिविटी वो एक्टिविटी जो तुम फन के लिए करते हो, इंटरटेनमेंट के लिए करते हो, अपने खाली वक्त में करते हो। एक होती है कंपल्सरी एक्टिविटी, जैसे एग्रीकल्चर हुआ, काम हुआ, खाना पीना नहाना धोना। और एक होती है लेजर एक्टिविटी। लेजर मतलब होता है खाली वक्त में जो काम तुम करते हो, अपने खुशी के लिए करते हो, अपने मजे के लिए करते हो। तो लेजर एक्टिविटी तब भी बहुत फेमस थी, क्योंकि लोग के पास इतना सरप्लस एग्रीकल्चर था। ऐसा मतलब लाइफ चिल थी उस टाइम। पानी लाने के लिए ऐसा नहीं कि कोई 2 किलोमीटर चल के जाना पड़ रहा है, बगल में कुआं है, पानी निकालो, मस्त ट्रेड हो रहा है, तुम सामान उमान बना के ट्रेड कर रहे हो, पैसे की कोई दिक्कत नहीं है, गांव आसपास लैंड फर्टाइल ही है। तो खाली टाइम बहुत रहता था। तो खाली टाइम में इस तरह की लेजर एक्टिविटी, सोचो ये इस तरह के बोर्ड गेम, जो बोर्ड गेम है वो थे। अबाउट 25 सेंटीमीटर इन लेंथ फ्रॉम द धौलावीरा। ये भी धौलावीरा में मिला है, गुजरात के धौला में। तब काफी इंपॉर्टेंट जगह है, वहां हर तरह के आर्टिफैक्ट मिले हैं। तो ये देखो, ये जो बोर्ड है ये 25 सेंटीमीटर लंबा है। थोड़ा 25 सेंटीमीटर कितना हो गया, 15 सेंटीमीटर। एक जो स्केल होता है स्टैंडर्ड 15 सेंटीमीटर का, 25 सेंटीमीटर मतलब उसका डबल करके थोड़ा सा कम कर दो। ठीक है। तो ये एक तरह से चेस का पूर्वज होंगे। और टेरेकोटा विसल, तो ये एक तरह से विसल है, टेरेकोटा से बना हुआ। तो इसमें यहां से फूकोगे और ये छेद है। तो आज भी जो सीटी है इस तरह की होती है, हो सकता है बच्चे खेलते होंगे, टॉय का फॉर्म होगा। अबाउट 4 सेंटीमीटर, तो 4 सेंटीमीटर इतना छोटा है। इन लेंथ फ्रॉम करणपुरा इन राजस्थान। तो जो करणपुरा साइट है, वन ऑफ द साइट है राजस्थान में। ये सारे, ये जो गुजरात और राजस्थान वाले साइट है, ये सारे सरस्वती रिवर बेसिन में है। ठीक है, ये मिले हैं। तो देखो टेरेकोटा को मतलब बच्चों के खेलने के लिए भी चीजें हैं, तुम्हारे बड़ों के भी पास टाइम पास की चीजें हैं, ट्रेड के लिए भी स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट है, पॉट्स है, मिरर है सजने संवरने के लिए, और ज्वेलरी और बीट्स और ऑर्नामेंट्स तो है ही। हड़प्पन डिजाइन मेनी गेम्स एंड टॉयज टू कीप बोथ एडल्ट एंड चिल्ड्रन अम्यूज्ड और एंटरटेन। ठीक है, तो ये थे ऑब्जेक्ट डेली यूज के। अब आप देख देखते हैं और क्या क्या ऑब्जेक्ट मिले हैं। अब है कल्चरल एंड सिंबॉलिक ऑब्जेक्ट। तो ये जो ऑब्जेक्ट है ये डेली यूज वाले ऑब्जेक्ट नहीं है, बट इनका कल्चरल और सिंबॉलिक ऑब्जेक्ट है।
तो अब उसमें बहुत सब इसमें जो सब है ऑब्वियसली डेली यूज वाले उतना फेमस नहीं होते क्योंकि वो बहुत सारे मिलते हैं, हर जगह मिल जाएगा तुमको मिरर या खिलौना। बट कल्चरल और सिंबॉलिक ऑब्जेक्ट ना बहुत स्पेसिफिक होते हैं और बहुत मतलब फेमस हैं, जो भी इंडस वैली सिविलाइजेशन है, इंडस सल्फर सिविलाइजेशन को स्टडी करते हैं। तो कल्चरल एंड सिंबॉलिक ऑब्जेक्ट, तो उसमें जो पहला है स्टैच्यूट ऑफ अ फिगर ऑफ एन कॉल्ड द प्रीस्ट किंग। तो ये जो स्टैचू है ना, इसको अब असल में ये किसका स्टैचू है, ये राजा का स्टैचू है कि प्रीस्ट का स्टैचू है कि जस्ट एक नोबल आदमी का स्टैचू है कि किसी का किसका स्टैचू है, वो तो किसी को नहीं पता। बट जनरली इसको व्हाट द नेम इज गिवन एज प्रीस्ट किंग। मतलब प्रीस्ट किंग वो हो गया कि ये मतलब एक तरह से रिलीजियस लीडर भी है और किंग पॉलिटिकल लीडर होता है, तो ये रिलीजियस लीडर भी होगा, पॉलिटिकल लीडर भी होगा, तो प्रीस्ट किंग है। ऑल्दो इट इज नॉट नोन हुज फिगर इज दिस, किसी को पता नहीं है, बट एक नाम कोई दे दिया कि हो सकता है ये सर्वर पे पहना है तो प्रीस्ट भी होगा, और इतना अच्छा एकदम एम्ब्रॉयडरी वाला कपड़ा पहना है और हाथ में ये ज्वेलरी वॉलरी है तो किंग कोई रॉयल होगा, तो जस्ट इसलिए प्रीस्ट किंग नाम दे दिया। तो ये फिगर है, स्टैचू मिला है इसका। अब देखो बहुत लोग इसको मोदी जी का भी स्टैचू कहता है कि मोदी जी जैसा दिखता है, वैसे बात तो सही है, जैसे इसकी दाढ़ी वाड़ी दिख रही है वो मोदी जी जैसा दिख रहे हैं। तो मजे के लिए जस्ट मोदी जी ड्यूरिंग हड़प्पन टाइम। तो देखो सब जानते हैं कि मोदी जी ऐसे दिखते हैं, देखो मोदी जी से जैसे दिख रहा है ना, कोई नहीं बोलेगा मोदी जी से नहीं दिख रहा। तो हो सकता है मे बी ये उस टाइम प्रोफेसी हुआ होगा, एक टाइम पे इंडिया में ऐसे किंग होंगे। ठीक है, ये जस्ट कोइंसिडेंट है, जनरली लोग इस तरह की दाढ़ी रखते हैं और काफी लोग वैसे दिखते हैं, तो ये मजे के लिए है बस। ठीक है, तो इसको प्रीस्ट किंग भी कहते हैं। ठीक है, अब आते हैं ये दूसरा जो सिंबल है, ये कल्चरल, ये स्वास्तिका का सिंबल है। ये स्वास्तिका आज भी जो हमारे हिंदू कल्चर में इसको एक शुभ साइन माना जाता है, जो इस तरह का स्वास्तिका वाला साइन है। ठीक है, और यहाँ पे कुछ डॉट 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 बना लिया जाता है, तो कोई भी पूजा वूजा होती है तो ये वाला स्वास्तिका बनते हैं। तो दिस इज वन ऑफ द एग्जाम्पल जो ये शो करता है कि जो हमारी कल्चर है, इंडियन कल्चर है, वो कंटिन्यूटी है, जो हड़प्पन के कल्चर की कंटिन्यूएशन है, कोई वो डिसकंटिन्यूएशन नहीं है, उसी का पार्ट है। भले वो उनको हम भूल गए थे, उनके बारे में आज भी नहीं पता, उनका टेक्स्ट नहीं पता है, बट जो कल्चरल एलिमेंट है, जो नॉलेज एलिमेंट है, जो लोगों को लोगों से मिलता है, वो कहीं ना कहीं आज भी हमारे इंडियन सोसाइटी में सरवाइव किया है। तो ये स्वास्तिका का साइन है। ठीक है, वैसे स्वास्तिका साइन वो हिटलर वाला भी होता है, क्योंकि वो भी मोस्ट प्रोबेबली शायद खुद को आर्यन रेस बनाता था, तो ये साइन इंपॉर्टेंट होगा, तो वी डोंट नो एग्जैक्टली। तो ये जो स्वास्तिका साइन है, जो आज हमारे हिंदू कल्चर में बहुत ऑस्पिशियस मानते हैं, और जो भी पूजा उजा में यूज होते हैं, वो सोचो हड़प्पा में उसको मिला था, तो यानी तब भी ये साइन का कुछ ना कुछ कल्चरल, कुछ ना कुछ रिलीजियस सिग्निफिकेंस था। अब ये तीसरा एग्जाम्पल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, द सील डिपिक्टिंग थ्री फेस डीटी। तो ये वाला जो सील है ना, थ्री फेस डीटी का सील, ये सील एक तरह से एग्जाम्पल वन ऑफ द शो करते हैं कि मे बी सील जस्ट ट्रेड के लिए यूज नहीं होते होंगे, मे बी सील का कुछ रिलीजियस इंपॉर्टेंस भी होगा, कुछ कल्चरल इंपॉर्टेंस भी होता होगा, या कुछ हो सकता है कुछ अथॉरिटी के लिए हो सकता है, किंग का सील होगा, मोहर टाइप का। लेकिन ये एक सील मिला है जिसमें थ्री फेस डीटी है। अब देखो इसको थोड़ा सा अच्छे से एनालाइज करते हैं, काफी मजा आएगा। थ्री फेस डीटी, इसको और बड़ा कर देते हैं। ठीक है, कुछ ज्यादा ही बड़ा तो नहीं कर दिया, थोड़ा सा और बड़ा करते हैं। अब यहाँ पे आई होप मैं इसको कवर नहीं कर रहा हूं। तो ये देखो, ये थ्री फेस डीटी है। तो ये एक उनका फ्रंट में फेस है, एक ये देखो नाक है, ये साइड में फेस है, और एक ये फेस है। पीछे फेस है कि नहीं है, क्योंकि ये 4 डायमेंशनल नहीं है। जैसे अशोका एम्ब्लेम में भी 4 लाइन 3 दिखता है, बट 4 शेर है, एक के पीछे एक, लेकिन यहां पे इसको थ्री फेस डीटी कहते हैं। अब डीटी क्या कहते हैं, अब देखो ये जो बैठे हैं, ये पलत्ती मार के बैठे हैं, इस तरह के योगिक पोस्चर में बैठे हैं, और जो बाद में भी आज तक भी हमारे इंडिया में जो कभी किसी को देखोगे तपस्या में लीन है, तो वो इसी पोस्चर में लीन रहता है। तो ये भी वन ऑफ द एग्जाम्पल है जो कि शो करती है कि हड़प्पन से हमारा कल्चरल कंटिन्यूटी था। ठीक है, हड़प्पन से हमारा कल्चरल कंटिन्यूटी था, क्योंकि बाद में भी लोग को तपस्या करना होता था या पूजा करना होता था, या इसी फॉर्म में करते थे। और देखो जो बाद में ब्रह्मा जी का भी फोटो होता है या कुछ भी होता है, उनको भी 3-4
फेस दिखाया जाता है, जस्ट सिंबॉलिक है या रियल में भी होता होगा कि वो चारों तरफ देखते हैं, मतलब ऑमनी प्रेजेंट टाइप। तो इसका भी ये मोस्ट हो सकता है ये कोई गॉड हो उनके, या कुछ भी हो सकता है जो योगिक पोस्चर में बैठे हैं, जिसका भी कंटिन्यूटी है। उनका 3 फेस है, तो इसलिए इसको 3 फेस डीटी भी कहते हैं। प्लस इनका सिंग है। और देखो बहुत सारे एनिमल हैं, अब यहाँ पे एक राइनोसोरस है, इसका वो दिख रहा है, यहाँ पे एक बुल है, यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली टाइगर है, और ये एलिफेंट है, और नीचे डियर या उस तरह का एक जानवर है। तो ये सारे जानवर भी इस सील पे मिले हैं। अब ये वाला सील एनसीईआरटी में इसको प्रीस्ट किंग कह रहा है, ठीक है। अलग अलग इसमें एनसीईआरटी मेंशन नहीं करता है, बट इस सील को दूसरे दूसरे नाम से भी जाना जाता है। नोट्स में मैं लिख के दे दूंगा, ज्यादा दिमाग नहीं लगाते। एक तो इसको पशुपति सील भी कहते हैं, या इसको प्रोटो शिवा सील भी कहते हैं। कोई कोई इसको एसोसिएट करते हैं ना शिव भगवान से, ठीक है। तो प्रोटो शिवा या पशुपति, तो मोस्ट प्रोबेबली एनसीईआरटी इसको नहीं प्रीस्ट किंग नहीं, सॉरी, 3 फेस डीटी कह रहा है, तो हम लोग भी इसको 3 फेस डीटी कहेंगे। बट वी नो कि इस ये सील को प्रोटो शिवा और तुम्हारा पशुपति शील के नाम से, पशुपति मतलब पशुपति हो सकता है, बहुत सारे पशुज हैं, किंग ऑफ जो तुम्हारा एनिमल है, तो उस सील भी कहा जाता है। तो अगर तुम देखोगे, ये तो मोदी जी वाला है, इंटरेस्टिंग है ना। 3 फेस dt, 3 फेस dt सील, ठीक है। तो 3 फेस dt सील जो है, जो ये वाले 3 फेस dt सील, इसको पशुपति सील भी कहा जाता है, और इसको प्रोटो शिवा भी कोई कोई कुछ कह लेते हैं, ठीक है। तो पशुपति सील, प्रोटो शिवा, ठीक है। तो जिसको इंटरेस्ट है वो थोड़ा सा विकिपीडिया पढ़ना, ऐसे ही तो इंटरेस्ट जानो यार, ये हमारी ही हिस्ट्री है, हमारा कल्चर है, ठीक है। तो ये हो गया, ये इंटरेस्टिंग था। और दूसरा एक जो बहुत फेमस है, जो हर जगह तुमको हड़प्पा अगर ऐसे जनरल सर्च करोगे कि तो ये इंपॉर्टेंट दिखाता है, द डांसिंग गर्ल। इसका नाम डांसिंग पड़ गया, पता नहीं ये डांस कर नहीं रही है बेचारी, बट ये देखो ये लड़की खड़ी है, बट एक काफी कॉन्फिडेंट पोस्चर में खड़ी है, अपने मतलब कमर पे हाथ रख के। अब देखो कि ये वाला एक इसका कॉन्फिडेंट पोस्चर है, कोई डर के नहीं, एकदम सर सीधा करके। और हाथ में देखो, ये इंपॉर्टेंट है कि हाथ में देखो यहां तक ये बैंगल पहनी हुई है। और याद करो एनसीईआरटी के जब शुरू में हमने यहां पे देखा था, तो जो हमारी आज भी जो लेडीज हैं गुजरात राजस्थान में, देखो ये भी ऊपर तक बैंगल पहनी हुई हैं। यहां पे ऑब्वियसली नहीं पहनेंगे वरना हाथ मुड़ेगा कैसे। तो इनका भी पूरा आर्म बैंगल से कवर है, जो कि आज उस साइट को एक्सकवेट कर रही हैं, ठीक है। इनको खुद नहीं उतना पता होगा उन साइट के बारे में। और उस टाइम भी जो पूरा हाथ में बैंगल पहना जाता था, तो ये भी वन ऑफ द बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है कल्चरल कंटिन्यूटी का, कि हड़प्पा एज अ सिविलाइजेशन भले हम भूल गए हो, बट उनका कल्चर, उनका जो कल्चरल पार्ट था हड़प्पा का, वो आज भी हमारे इंडियन लाइफ में और इंडियन सिविलाइजेशन में उसमें ये है, कंटिन्यूड है, कोई डिसकंटिन्यूएशन नहीं है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। अगर कोई तुमको अगर कभी एग्जांपल देना हो कि हड़प्पा से क्या क्या चीजें हैं, तो तुम्हारा स्वास्तिका का साइन हो गया, डीटी का एग्जांपल तुम दे सकते हो। ये कल्चरल एग्जांपल जैसे तुम हाथ में ये जो बैंगल है वो दे सकते हो। आगे और भी पढ़ेंगे। ब्रॉन्ज, ये ब्रॉन्ज फिगराइन है, ये ब्रॉन्ज का बना हुआ है, और ये मोहनजोदारो में मिला था। ये 10.8 सेंटीमीटर हाइट है, तो ये 10.8 सेंटीमीटर हाइट है, बहुत लंबा नहीं है। तो तुम्हारा जो स्केल है, ये वाला जो स्केल है, ये 15 सेंटीमीटर का स्केल है, तो ये 10 सेंटीमीटर यानी इतना बड़ा स्टैचू है। लेकिन ये बहुत फेमस अल्टीमेट स्टैचू है, ठीक है, ब्रॉन्ज का, और इसका सिग्निफिकेंस तो ऑलरेडी है, ठीक है। दूसरा ये वाला जो फिगर देखो, ये मिला है तुमको, टेरेकोटा फिगर मिला है। तो ऑब्वियसली टेरेकोटा देखो मिट्टी से बना है, मिट्टी से शेप करके बना के उसको वो कर लो, पका लो, ठीक है। और ये नमस्ते
वाले शेप में है, देखो इस तरह से, थोड़ा हाथ टेढ़ा हो गया उसका, बट जो भी है नमस्ते वाले शेप में है। और देखो ये जो नमस्ते वाला कल्चर, आज भी बाहर वाले इंडिया को नमस्ते नमस्ते कहते हैं, जैसे और कुछ हम करते ही नहीं है। तो वो ये जो नमस्ते वाला, नमस्कार वाला कल्चर है, ऑब्वियसली ये बहुत ये फेमस कल्चर है, ये आज भी हम इंडियन फॉलो करते हैं। सो जो हम हड़प्पन भी इसको फॉलो करते हैं, हम भी फॉलो करते हैं। तो वो जो कल्चर का एलिमेंट था, नमस्ते करना, बैंगल्स पहनना, स्वास्तिका चाहना, वो कंटिन्यूटी था। भलो हमने उसका ओरिजिन भूल गए, उसका जो इनिशियल सिविलाइजेशन को भूल गए, बट वो जो कल्चर का पार्ट था, वो जो नॉलेज था, वो है। एक और एग्जांपल है, वो भी बहुत मस्त है, अ डिजाइन ऑन द पॉट। ये हड़प्पा में मिला है, आज से 4,500 साल पहले वाली सिविलाइजेशन में, जिसके बारे में बहुत रिसेंटली 100 साल पहले ही पता चला कि वो एग्जिस्ट करती है। उस वाले सिविलाइजेशन में एक पॉट पे ये डिजाइन है, ये देखो, विच सीम्स टू टेल द स्टोरी ऑफ थर्स्टी क्रो। ये देखो, ये कौवा है और ये घड़ा है। ये वो वही मोस्ट प्रोबेबली कहानी है, जो कौवा, जो हम बचपन में पढ़ते थे कि घड़ा में थे, पानी नीचे था, तो कौवा ने कंकड़ डाला, पानी ऊपर आएगा, पी के निकल गया। तो सोचो, जो स्टोरीज भी हमारी है, ठीक है, जो क्रो की स्टोरीज भी है, वो भी उस टाइम पे एग्जिस्ट करती थी। तो ये सारी चीजें शो करता है कि जो हमारा इंडिया, हम जो आज हैं, वो जो कल्चर है, स्टोरीज हैं ओरल, वो बहुत हद तक चीजें चेंज भी होती हैं और कुछ चीजें कंटिन्यू भी चलती हैं। तो ये एग्जाम्पल है। हु फाइंड्स अ क्लेवर वे टू ड्रिंक वाटर इन द बॉटम ऑफ द पॉट। ये जो मिला है, ये सारे लोथल में मिले हैं तुम्हारे। ये ब्रॉन्ज वाला मोहनजोदारो में मिला है, लेकिन आई थिंक ये बाद में, ये नमस्ते वाले, ये पॉट जो कि कहता है, ये हमारा लोथल में मिला है। एंड जब नोट्स दूंगा तो मैं एग्जैक्टली ना टेबल के फॉर्म में दे दूंगा, तो कंफ्यूजन नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें शो करती हैं कि हड़प्पन हमसे, हम हमारे से दूर होके भी, हमसे, हमारी लाइफ से गायब होके भी हमारी लाइफ का पार्ट थे। उनका कल्चर, जो चीज वो फॉलो करते थे, वो पार्ट थे। तो एक तरह से जो कल्चरल कंटिन्यूटी है, वो एग्जिस्ट करती है इंडियन सोसाइटी में। ठीक है, तो ये सारी बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। और ये वाला बस एक एग्जाम्पल दे देता हूं कि ये वाला जो फिगर इस तरह का बनता है ना, कभी भी मेटल का बनता है, तो मेटल को ऐसे तराशना पॉसिबल नहीं है, तो इसको ना लॉस्ट वैक्स टेक्निक से बना जाता है। तो एक ना टेक्निक होती है, एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, वो है लॉस्ट वैक्स टेक्निक। लॉस्ट वैक्स टेक्निक क्या है? सिंपली क्या होता है कि नाम से ही सजेस्ट है, वैक्स तुम्हारा मोम होता है। मोम से तुम सबसे पहले कोई भी चीज बनाओ जो तुमको बनाना है। मान लो ये फिगर है, तो सबसे पहले इसको ना मोम से बनाया गया होगा, वैक्स से बनाया गया होगा। तो एग्जैक्टली उसको, वैक्स को शेप करना इजी होता है। एक बार तुम्हारा वैक्स हो गया, फिर तुम उसको क्या करो कि मिट्टी से कवर कर दो अच्छे से। तो उसको चारों तरफ से मिट्टी से कवर करोगे, तो मिट्टी में उसका इम्प्रिंट आ जाता है। ठीक है, मिट्टी में इम्प्रिंट आ जाता है। अब क्या करो, उस पूरे मिट्टी को तुम उस एक हल्का सा छेद रखो और उसको ना पका दो, मिट्टी को आग में डाल दो। अब आग में क्या होगा कि वो वैक्स तो वहां से निकल जाएगा उस छेद से, क्योंकि वैक्स पिघल जाएगा, वो शेप अंदर का बच जाएगा। ठीक है, अब क्या करो, वही छेद जिससे वैक्स निकला था, उस छेद में तुम पिघला हुआ ब्रॉन्ज डाल दो। ब्रॉन्ज जब बनाओ टिन और कॉपर को मिल करके, वो पिघला हुआ ब्रॉन्ज को उसी छेद में डाल दो। अब वो जहां से वो वैक्स निकला था, वही शेप को वो ब्रॉन्ज ले लेगा। उसके बाद उसको सूखने के लिए 1-2 दिन रख दो, उसके बाद मिट्टी तोड़ दो, अंदर से तुम्हारा सेम शेप का स्टैचू निकल जाएगा। तो ये जो टेक्निक होती है, इसको लॉस्ट वैक्स टेक्निक कहते हैं। ज्यादातर जो पास्ट के फिगर्स बनते थे मेटल के, वो इसी टेक्निक से बनते थे। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब लुक एट द ऑब्जेक्ट एट पेज 100 एंड 101। एनी अदर पिक्चर इन दिस चैप्टर, कैन यू मेक आउट व्हाट एक्टिविटी और एस्पेक्ट ऑफ लाइफ वर इंपॉर्टेंट फॉर द हड़प्पन्स। तो अब ये अलग अलग तुम एक्टिविटी और एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, तुम ये बोल सकते हो कि मिरर सजेस्ट करता है ग्रूमिंग उनके लिए इंपॉर्टेंट होगा, स्टैंडर्ड वेट सजेस्ट करता है कि ट्रेड इंपॉर्टेंट होगा, लेजर इंपॉर्टेंट होगा, इस तरह के चीजें सजेस्ट करता है कि कल्चरल एस्पेक्ट भी उनके लाइफ में काफी इंपॉर्टेंट होगी। तो इट्स अप टू यू। ठीक है, कंप्लीट द स्टोरी फाउंड एट द लोकल लोथल पॉट। हाउ वॉज सच स्टोरी रिमेंबर फॉर मोर देन 4000 ईयर इन योर ओपिनियन। तो सोचो, ये लोथल वाली स्टोरी वही है कौवा वाली स्टोरी की, एक थर्स्टी क्रो था जो गया पॉट में, पानी नीचे था तो वो कंकड़ डालने लगा, जैसे जैसे पॉट भरा पानी ऊपर आता गया, पानी पिया, निकल गया। ठीक है, तो ये थी स्टोरी, इसको कंप्लीट करो। और कैसे अब ये स्टोरी है, तो ये जनरली ओरल ट्रेडिशन होता है। इस तरह की कहानी हम अपने मम्मी पापा से सुनते हैं,
वो अपने मम्मी पापा से सुनते होंगे, वो अपने मम्मी पापा से सुनते होंगे, और वो अपने मम्मी पापा से सुनते होंगे। तो इस तरह के ओरल ट्रेडिशन से चीजें होती हैं। ठीक है। कंसीडर द डांसिंग गर्ल फिगराइन। अब ये डांसिंग गर्ल फिगराइन को देखो। व्हाट डू यू मेक ऑफ एटीट्यूड ऑफ द फिगर एक्सप्रेस। तो जो इनका एटीट्यूड है वो काफी कॉन्फिडेंट है, एकदम सर ऊंचा करके कॉन्फिडेंट एटीट्यूड है। ऑब्जर्व हर बैंगल्स। तो ऑब्जर्व करो इनका बैंगल, तो ये रहा, ऑलरेडी वी हैव ऑब्जर्व। कवरिंग द इंटायर आर्म, द प्रैक्टिस कैन स्टिल विजिबल इन द गुजरात और राजस्थान में आज भी ये प्रैक्टिस विजिबल है। वेयर एल्स इन दिस चैप्टर कैन यू स्पॉट द बैंगल वॉर्न इन दिस मैनर। इसलिए मुझे पता था कि आंसर ये है, तो कहां चैप्टर में मिला था, ये देखो आगे यहाँ पे चैप्टर के फर्स्ट पेज में जो लेडी हैं जो ये हरप्पन साइट को एक्सकवेट करने में मदद कर रही हैं, उनके हाथ में ये वाला बैंगल मिला है। तो मस्त है ना। मैनर, व्हाट कंक्लूजन शुड बी ड्रॉ। कंक्लूजन यही है कि जो कल्चरल कंटिन्यूटी है कहीं ना कहीं वो कंटिन्यू कर रही है हरप्पन टाइम से। मे बी सिविलाइजेशन कोलैप्स कर गया बट लोग बच गए। जैसे नहीं वो थॉर वाली मूवी में होता है, उनका एसगार्ड डिस्ट्रॉय भी हो जाता है बट एसगार्ड के लोग बच जाते हैं। उसी तरह से इंडस की सिटीज मोहनजोदारो और बड़े बड़े या तुम्हारे हरप्पा डिस्ट्रॉय भी हो गया बट लोग बच गए, उनके कल्चर बच गया, उनका नॉलेज बच गया। ठीक है। अब आते हैं, कोई चीज की भी जो शुरुआत होती है उसका अंत होता ही है, ये संसार का नियम है। तो हरप्पन अब जब अपने पीक पर गए थे तो एक टाइम के बाद उनका डिक्लाइन भी शुरू हो गया। तो हमें पता है कि 26 पहले से एग्जिस्ट करते थे लोग और बाद में भी एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन 2600 बीसी से, बीसी बिफोर क्राइस्ट से ये ऑलमोस्ट पीक पर पहुंच गए थे, और 1900 यानी 700 साल तक बीसी के बाद से इनका डिक्लाइन शुरू हो गया। इन दोनों टाइम के बीच में ये अपने एक तरह से पीक पर थे। ठीक है, डोंट माइंड माई ड्राइंग। तो अराउंड 1900 बीसी में क्या हुआ कि एंड और अ न्यू बिगनिंग। अब एंड, समथिंग एंड समथिंग बिगिंस वाली चीजें चलती रहती हैं, वरना अगर कुछ खत्म हो गया और कुछ नया बना नहीं तो सिविलाइजेशन, ह्यूमैनिटी ही खत्म हो जाएगी। वो कभी मे बी थर्ड वर्ल्ड वॉर में होगा, बट ठीक है। तो द एंड और अ न्यू बिगिनिंग। तो एनसीईआरटी उसको ऐसा एंड नहीं देख रहा है, क्योंकि हम इंडियंस है ना, जैसे पाकिस्तानी इसको देखेंगे तो उतना नहीं देखेंगे, क्योंकि उनके लिए अपना जो भी उनका कंट्री जैसे बना है, तो उनका अपना कंट्री को, एक कंट्री के पास जो कल्चर स्टैब्लिश करने का वो है, तो मे बी अगर इस्लामिक है तो वो बहुत ज्यादा पास्ट में नहीं जाएंगे जहां पे इस्लाम की चीजें नहीं होती थी। इंडिया में हम एज सच रिलीजन से इन्फ्लुएंस नहीं होते, रिलीजन हमारा पार्ट है, बट इस तरह की चीज में दूसरी चीज को भी हम इंपॉर्टेंट कंसीडर करते हैं। तो इंडिया में व्हाट वी गिव इंपॉर्टेंस एज अ कंटिन्यूअस सिविलाइजेशन। तो इसलिए तुम उसमें भी देखोगे ना, एनसीईआरटी वाली बुक में ये बहुत जोर दे रहे हैं कि इंडिया भलो 1940 बट एक कंटिन्यूअस सिविलाइजेशन है, कोई नया पीपल नहीं, हम ही हैं। अलग अलग टाइम में अलग अलग तरह से दिखते हैं, अलग अलग कल्चर होता है, अलग अलग रिलीजन होता है, अलग अलग लैंग्वेज होता है, बट जो है वो एक तरह से कंटिन्यूटी है हमारी सिविलाइजेशन की। इंडिया का बेसिकली हिस्ट्री में ये फोकस किया जाता है, तो इसलिए हम लोग उसको एज अ कंटिन्यूअस, हम लोग हरप्पन सिविलाइजेशन को बस एंड नहीं देखते हैं, एक तरह से देखते हैं कि हरप्पन सिविलाइजेशन एज अ एंड हुआ, बट वो एक तरह से फिर ट्रांसफॉर्म हो गया दूसरे सिविलाइजेशन में। ठीक है, इंडिया के ही दूसरे सिविलाइजेशन में। तो अराउंड 1900 बीसी में क्या हुआ, सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन, जो सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन जो एनसीईआरटी का प्रीफर्ड नेम है, ये नाम लिखोगे यूपीएससी में तो खुश हो जाएंगे, और यही यूज करना ही चाहिए। वी ऑलरेडी नो द रीजन, क्योंकि अब वो सिर्फ इंडस वैली नहीं है, क्योंकि सरस्वती वैली में भी उसके ऑलमोस्ट ज्यादा ही साइट्स हैं, और व्हाई नॉट टू यूज आवर ओन इंडियन नेम सिंधु एंड सरस्वती। ठीक है, डिस्पाइट ऑल ऑफ इट्स अचीवमेंट। तो 1900 में क्या हुआ, डिस्पाइट ऑल ऑफ इट्स अचीवमेंट बिगेन टू फॉल अपार्ट। तो 1900 बीसी में ऑब्वियसली जब तुम आर्कियोलॉजी पढ़ोगे ना, आर्कियोलॉजी में अलग अलग लेयर से तुम एनालाइज कर सकते हो कि ये किस पॉइंट ऑफ टाइम का था। तो अराउंड जो 1900 बीसी की जब चीजें मिलने लगी तो वो पता चलने लगा कि चीजें वहां फिर टूटने लगी, प्रॉब्लम शुरू होने लगा। अब उतनी परफेक्ट सिटी नहीं रही जैसी वो 700 साल तक थी, अपने मैच्योर फेज में थी। द सिटी वर अबेंडन वन बाय वन। धीरे धीरे सिटी ना एक के बाद एक खाली होने लगी, मतलब उसके बाद के 1900 बीसी के बाद से बहुत सारी मेजर सिटी में कोई भी नई एक्टिविटी के
वो नहीं मिले, ट्रेसेस नहीं मिले, तो वी कैन बी श्योर दैट उसके बाद जो सिटी थी वो खाली होने लगी। इफ एनी इनहेबिटेंट रिमेन दे अडॉप्टेड अ रूरल लाइफ स्टाइल, और जो भी वहां रहते थे अब वो अर्बन लाइफ स्टाइल के नहीं, वो रूरल लाइफ स्टाइल ही अडॉप्ट कर गए, मतलब घर में रहते थे शहर में, बट वो बाहर जाके वही खेती वेती करके ट्रेड व्रेड डिक्लाइन हो गया। क्योंकि अर्बन लाइफ स्टाइल इज अ लाइफ स्टाइल जहां पे मोस्ट ऑफ द पीपल नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहते हैं। तो अगर उसके बाद लोग जो शहर में बचे भी वो भी वापस से रूरल वाली लाइफ स्टाइल में आ गए। इसका मतलब सबको क्यों आ गए होंगे रूरल वाली लाइफ स्टाइल में? वन ऑफ द मेजर रीजन, हमें भी आज देखो, जो हमें भी आज अलग अलग चीजें करने का मौका मिल रहा है। मैं यूट्यूब पे पढ़ा रहा हूँ, कोई पढ़ रहा है, कोई ऑफिसर है, कोई बैंक में काम करना है, कोई आईटी में काम कर रहा है, कोई अपना दूसरे जॉब कर रहा है, किराना में जॉब कर रहा है, कोई सेल्स में है, डिफरेंट है। ये हमें लग्जरी अलग अलग चीज करने के लिए जस्ट इसलिए मिल रही है कि कोई ना कोई फार्मर है जो कि फूड इतना ग्रो कर पा रहे हैं कि हमारे तक खाना पहुंच रहा है, क्योंकि खाना बेसिक रिक्वायरमेंट है। अब मान लो कि फार्मर का फूड प्रोडक्शन ही कम हो जाए, कहीं से खाना आना, फूड आने का रीजन ही खत्म हो जाए, कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो तुम पैसा कमा के भी क्या कर लोगे जब खाना नहीं खरीद सकते हो? तो सडनली अगर ऐसा यहां भी सिचुएशन आए तो सारी एक्टिविटी खत्म हो जाएगी, सब लोग वापस से एग्रीकल्चर में चले जाएंगे, कम से कम खाना तो उगाए खाने के लिए। तो मोस्ट प्रोबेबली वही हुआ होगा, सरप्लस फूड कम हो गया होगा, तो जो भी बचे होंगे अब हम तुमको नहीं दे सकते, जितना खाना हमने उगाया है वो हमारे काम का है, अगर तुमको जरूरत है तो तुम अपना उगाओ। तो लोग वापस से रूरल लाइफ स्टाइल या एग्रीकल्चर उसमें आ गए थे। It appears that the earlier government and administration no longer existed. जो earlier government थी, जो हर चीज को कंट्रोल और ऑर्गेनाइज रखती थी, earlier administration था जो हर चीज को साफ सुथरा और वेल ऑर्गेनाइज रहता था, वो no longer exist। फिर वो उसकी अथॉरिटी, उसका एग्जिस्टेंस खत्म हो जाता है अराउंड 900 BC। ग्रेजुअली द हड़प्पन इज स्कैटर्ड ओवर द हंड्रेड्स इफ नॉट थाउजेंड ऑफ द स्मॉल रूरल सेटलमेंट। तो जब सिटी का डिक्लाइन हो गया, को जो भी रीजन से हुआ होगा, तो एक बार सिटी में रहना पॉसिबल नहीं हुआ, तो धीरे धीरे वहां से लोग निकल के अलग अलग रूरल एरिया में जाके फिर बस गए। जैसे कि यहां भी होता है कि शहर में अगर कोई प्रॉब्लम हो गया, जैसे मान लो कोरोना के टाइम में, कोरोना नहीं या कुछ इस तरह का, अगर शहर में कोई फैक्ट्री बंद हो जाती है या कोई काम बंद हो जाता है, तो वापस से लोग गांव में चले जाते हैं, ठीक है। और फिर अगर जॉब अपॉर्चुनिटी रहती है तो शहर में आते हैं। उसी तरह से हड़प्पन में जब शहर का डिक्लाइन हुआ, एडमिनिस्ट्रेशन खत्म हो गया, कोई कुछ वो करने वाला नहीं है, तो वहां पे रहना मुश्किल हो गया, क्योंकि शहर में चाहे पानी हो, चाहे खाना हो, चाहे हर चीज के लिए तुम एडमिनिस्ट्रेशन पे डिपेंड करते हो। अगर वो एग्जिस्ट नहीं करता है तो फिर वापस से लोग को रूरल में जाना पड़ेगा, जहां पे सारी चीजें फिर इजिली, खाना पानी पास में इजिली अवेलेबल होता है। तो हड़प्पन भी ग्रेजुअली अपना शहर छोड़कर फिर हंड्रेड्स ऑफ छोटे छोटे रूरल सेटलमेंट में बट गए। द हड़प्पन रिटर्न टू द रूरल सेटलमेंट बिकॉज रूरल लाइफ स्टाइल गिव इजियर एक्सेस टू फूड एंड वाटर। तो ऑब्वियसली वही रीजन है, शहर में सिस्टम है, एडमिनिस्ट्रेशन है, मशीनरी है, इसलिए फूड और वाटर इजी है। तुम्हारे घर में टैप में पानी आ रहा है इसलिए पानी इजी है। जिस दिन टैप में पानी आना बंद हो जाएगा, अब शहर में पानी लाना बहुत मुश्किल हो जाता है, त्राही मच जाती है। गांव में पॉन्ड होता है, क्या बोलते हैं, नल होता है या कुआं होता है, वहां पे पानी अवेलेबल होता है। शहर में जब तक वो क्या बोलते हैं, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है, जब तक वो पानी सप्लाई कर रही है, जब तक वो तुम्हारा फूड कोई ला के मार्केट में दे रहा है, तब तक तो है। वरना अगर वो एग्जिस्ट नहीं करता है, मार्केट एग्जिस्ट नहीं करता है, कोई म्यूनिसिपैलिटी एडमिनिस्ट्रेशन एग्जिस्ट नहीं करती है, तो शहर में पानी और खाना ज्यादा मुश्किल हो जाता है गांव से। तो इसलिए लोग फिर रूरल में चले जाते हैं, ठीक है, बिकॉज रूरल लाइफ स्टाइल गिव इजियर एक्सेस टू फूड एंड वाटर देन द अर्बन लाइफ स्टाइल। Then as now city depended on the village to provide food and some water. So आज की तरह भी तब भी सिटी फूड और वाटर के लिए विलेज पे ही डिपेंडेंट थे सप्लाई के लिए। What caused this decline? अब तुमको पता चला कि ठीक है यार 1900 में आके चीजें डिक्लाइन हो गई, बट क्या किया होगा, आखिर क्यों आया डिक्लाइन? जो सिविलाइजेशन 700 साल तक बहुत अच्छे से चल रही थी, पीक पे चल रही थी, क्या डिक्लाइन आया होगा? तो कॉज ऑफ डिक्लाइन क्या हो सकता है? आर्कियोलॉजिस्ट हैव प्रपोज्ड मेनी फैक्टर्स। अब एग्जैक्टली किसी को नहीं पता, क्योंकि उनका लैंग्वेज हमें नहीं पता ना, वहां पे हमने जाके इंटरव्यू किया कि भाई आप क्यों छोड़ के जा रहे हो मोहनजोदड़ो, अरे भैया पानी, जो भी था, ऐसा नहीं है। तो बेसिकली वी डोंट नो कि एग्जैक्टली क्या हुआ होगा, बट आर्कियोलॉजिस्ट कुछ
फैक्टर प्रपोज करते हैं, ठीक है। कुछ रीजंस हैं, अब देखते हैं क्या क्या रीजन है। लॉन्ग बैक, बहुत पहले जो एक रीजन था, वॉज दैट वॉरफेयर और इन्वेजन, एक आर्यन इन्वेजन की थ्योरी है कि जो जो वैदिक पीपल हैं, जो आर्यंस पीपल हैं, एक थ्योरी थी कि वो पहले जो आर्यंस थे वो एक तरह से सेंट्रल मतलब स्टेपी मतलब इंडिया के बाहर के लोग थे जो सेंट्रल एशिया में रहते थे, मंगोल उंगोल वाले टाइप में, उस तरह के, या अजरबैजान या उस तरह के उज़्बेकिस्तान, इस तरह के सेंट्रल एशिया के लोग थे, जहां पे घोड़े और उसको स्टेपी कहते हैं, जहां पे बहुत सारे वहां के जो लोग होते हैं आज भी वहां घोड़ा पॉपुलर है। तो एक थ्योरी था कि उन्होंने इन्वेजन कर दिया था, आर्यंस आ गए, क्योंकि हड़प्पन के डिक्लाइन के 500 साल बाद फिर वैदिक पीपल शुरू हो गए थे। और कुछ चीजें हैं जैसे कि वेदास में जो इंद्र देव हैं उनको पुरांधर कहते हैं, दैट इज डिस्ट्रॉयर ऑफ फोर्ट्स। तो कुछ लोग एसोसिएट कर लिए कि वो जो डिस्ट्रॉयर ऑफ फोर्ट्स था ना, वो हड़प्पा वाले फोर्ट्स थे ही होंगे, तो उनको डिस्ट्रॉय करके वो लोग आ गए थे। तो ये ऐसे करके थ्योरी बनाई थी। प्लस ये थ्योरी वैसे भी बनी थी कि जो हड़प्पन था उनमें हम देख रहे थे कि उनकी सोसाइटी में हॉर्स इंपॉर्टेंस नहीं थे, ठीक है, क्योंकि इंडिया वैसा कोई हॉर्स वाला जगह था भी नहीं। आज भी हम बाद में भी तुम देखोगे कि जो हॉर्स है वो बाहर से ही इंपोर्ट किया जाता है। तो इंडिया की सोसाइटी हॉर्स वाली सोसाइटी थी नहीं। इंडिया की अभी की छोड़ो, उस टाइम जो इंडस वाले पीपल थे वो हॉर्स की सोसाइटी नहीं थी ना, तो हॉर्स के बहुत क्लियर एविडेंस नहीं मिले हैं मेजर। जबकि वैदिक जो सोसाइटी थी, जो हम पढ़ेंगे कि हड़प्पन के बाद जो मेजर सिविलाइजेशन था, जो वैदिक पीपल थे, उनकी सोसाइटी में हॉर्स बहुत डोमिनेट करता था, ठीक है। तो मतलब जैसे अश्वमेध यज्ञ भी हो गया, और तुम इनफैक्ट महाभारत की भी कहानी सुनोगे तो घोड़े की ही लड़ाई थी, वो चैरियट था, जो भी था, घोड़ा घोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट था उनके लिए और इनके लिए नहीं था। तो ये सब चीज से लोग कंक्लूड कर रहे थे कि आर्यंस असल में बाहर के लोग थे, सेंट्रल एशिया में रहते थे, और वो लोग ना इन्वेजन किए होंगे और इनको डिस्ट्रॉय कर दिए होंगे, इनको तोड़फोड़ करके और फिर एस्टेब्लिश करे होंगे। तो ये एक आर्यन इन्वेजन की थ्योरी तब थी। तो ये वाली जो थ्योरी थी कि लॉन्ग वे बैक वॉरफेयर और इन्वेजन हुआ होगा जो कि शहर को डिस्ट्रॉय कर दिया होगा। बट देर इज नो ट्रेस ऑफ वॉरफेयर और इन्वेजन। बट ये वाली जो थ्योरी है इसको अब डिबंक कर दिया गया, क्योंकि ऐसी कोई लड़ाई का ट्रेस नहीं मिला है। क्योंकि अगर मान लो कि इस तरह की कोई लड़ाई हुई होती तो बहुत ज्यादा नंबर में इस तरह के लाशें मिली, मतलब लोग, मरे हुए लोग मिले होते हैं, जिनका जो वो होता, मतलब इंजरी होती, वो वॉर वाली इंजरी होती, जैसे हाथ कटा हुआ, गला कटा हुआ, भाला घोंपा हुआ, इस तरह के वैसे कोई वॉर या इन्वेजन का ट्रेस नहीं मिले। या लिटरली कोई ऐसा था कि आग से जलाई हुई शहर, या तोड़ा हुआ कि किसी ने डेलिबरेटली तोड़ा है, उस तरह का ट्रेसेस मिलते, बट ऐसा कोई ट्रेस मिला नहीं है, बट ऐसा कोई एविडेंस नहीं मिला है। इसलिए ये बस थ्योरी है, थ्योरी वैसे करके जोड़ के थ्योरी बना दी गई थी, वो पुरांदर से और हॉर्स और इस वाली से। बट इस थ्योरी का कि सही में ऐसा कोई वॉर हुआ था, सही में कोई ऐसा इन्वेजन हुआ था, इसका कोई हार्ड एविडेंस नहीं है, ठीक है। ना तो उतनी कोई लाशें हैं, और ना तो हड़प्पन के पास खुद भी उतने हथियार नहीं है कि वो लड़ते, ठीक है। तो इंडिड हड़प्पन डू नॉट सीम टू कीप एनी आर्मी और वेपन ऑफ वॉर। तो हड़प्पन के पास देखो, तुम ब्रॉन्ज के भी तुम डिफरेंट डिफरेंट मिरर मिला है, तुम्हारे चिसल मिले हैं, तुमको ब्रॉन्ज के स्टैचू मिली है, बट ब्रॉन्ज का तलवार, भाले, बर्छी इस तरह के नहीं मिले हैं। और वॉर में कभी भी वेपन्स मिलते तो वो मास स्केल में मिलते हैं, तो हड़प्पन में ऐसे मास स्केल में वेपन्स ऑफ वॉर नहीं मिले हैं। तो इसका मतलब ये पीसफुल सोसाइटी थी, तो कोई वैसी लड़ाई का कहीं कोई ये नहीं है। एज फार एज एविडेंस गो, इट सीम्स टू हैव बीन रिलेटिवली पीसफुल सिविलाइजेशन। तो जो इन्वेजन वाली थ्योरी है उसको एनसीईआरटी हमारी कंप्लीटली डिबंक करती है, नहीं मानती है। और अल्टीमेटली ना, अब इसका जस्ट मैं वो है कि जो बेसिकली जो आर्यन, जो हिंदू वाले सिविलाइजेशन है, जो उनको काउंटर करते हैं, वो बहुत ये बोलते हैं कि जो हिंदुइज्म है वो इंडिया में बाहर से आया, पहले इंडस वैली था, आया। और जो वो बोलते हैं कि नहीं, वो हमेशा से इंडिया से ही ओरिजिनेट किया था। दोनों की अपनी अपनी थ्योरी है, अपनी अपनी चीजें हैं, कभी यूट्यूब पे देखना, दोनों का पक्ष इंटरेस्टिंग है। तो जो चूंकि ऑब्वियसली एनसीईआरटी ये नहीं चाहेगी कि ये शो करना कि जो पूरा का पूरा वैदिक कल्चर वो बाहर से आया है, तो जो भी लोग इस वाली थ्योरी, और जो लोग जिनको इसमें फायदा लगता है, वो फिर ये वाली थ्योरी को
प्रमोट करेंगे, ठीक है। लेकिन एनसीईआरटी इसको डिबंक करती है कि ऐसी कोई थ्योरी नहीं है, कोई वॉर के एविडेंस नहीं मिले। और अगर मान लो तुमको कोई बोलोगे तो तुम ये बोलोगे कि वो लोग आए होंगे और उनके पास बहुत हथियार और तगड़े तगड़े चीज होंगे, हड़प्पन के पास कोई हथियार नहीं थे, तो बिना किसी वॉर के उन्होंने खुद की सिटी और हर चीज को सरेंडर कर दिया होगा। कोई भी थ्योरी लगा लो, बट जो ऑफिशियल हम ये मानेंगे कि जो वॉर वाली इन्वेजन की थ्योरी है वो कंप्लीटली डीबंक है, क्योंकि ना तो लड़ाई का, क्योंकि ऑब्वियसली अगर इन्वेजन होता तो ये लोग भी रेजिस्ट करते हैं, मार काट तो मचाते हैं, ऐसा कोई खुद को सरेंडर नहीं कर देगा। और थोड़े बहुत गार्ड्स तो होंगे सबके पास सिक्योरिटी के लिए। तो वैसा कोई वॉरफेयर या इन्वेजन की कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं है, तो वी डोंट एक्सेप्ट दिस थ्योरी एनी मोर नाउ। अर्लियर प्रपोज की गई थी सच थ्योरी। हम यही मानते हैं जो हड़प्पन तक रिलेटिवली पीसफुल सोसाइटी था, मारकाट में विश्वास नहीं करता था, और कोई दूसरे भी आएंगे, पीसफुल सोसाइटी है, तुमको क्या चाहिए, पैसा चाहिए, ट्रेड चाहिए, ले लो, क्यों क्यों किसी को कोई मारेगा, ठीक है। अब आते हैं फिर, अगर इन्वेजन रीजन नहीं था तो क्या रीजन था। तो टू फैक्टर्स आर करेंटली एग्रीड अपॉन, जिसको एग्री करते हैं। फर्स्ट इज द क्लाइमेटिक चेंज, जो पहला फैक्टर जो है वो है क्लाइमेट चेंज, विच अफेक्टेड मच ऑफ द वर्ल्ड फ्रॉम अराउंड 2200 बीसी। तो 2200 बीसी के टाइम से थोड़ा थोड़ा ना क्लाइमेट चेंज आना शुरू हो गया। तो देखो, ऐसा नहीं होता कि एक दिन में क्लाइमेट चेंज आता है, क्लाइमेट चेंज भी ग्रेजुअल होता है और लोग उसका इफेक्ट भी धीरे धीरे करके आता है। तो 2200 बीसी से क्लाइमेट चेंज शुरू हो गया। अब उस क्लाइमेट चेंज से क्या हुआ, कॉजिंग रिड्यूस रेनफॉल, अब रेनफॉल कम हो गई, एंड ड्रायर फेज, रेनफॉल कम हो गई और सूखा पड़ने लगा, जैसे नहीं अकाल पड़ता है, सूखा पड़ने लगा। अब जब ये ऑब्वियसली इसका एविडेंस मिलता है, आर्कियोलॉजी में एविडेंस मिलता है कि अराउंड 2200 बीसी के बाद से सूखा पड़ने लगा, रिड्यूस हो गई रेनफॉल, ठीक है, और ड्राई फेज आने लगे। तो ऑब्वियसली क्या हुआ होगा, इससे एग्रीकल्चर बिकम मोर डिफिकल्ट, एग्रीकल्चर और ज्यादा डिफिकल्ट हो गया होगा, एंड कुड हैव रिड्यूस फूड सप्लाई टू द सिटी। और सारा चीज, जैसे कि मैंने पहले ही जो चीज में पढ़ा था कि सब चीज का जो स्टार्ट है वो सरप्लस फूड है। जब सरप्लस फूड के ऊपर हर चीज बनी होती है, जो भी सिविलाइजेशन के हैं, फूड वाला हटा दो सब कुछ रह जाएगा। तो जो क्लाइमेट चेंज है, अब चूंकि रेनफॉल रिड्यूस कर गई, ड्रायर फेज हो गया होगा, तो ऑब्वियसली पानी की कमी, आज भी अगर ड्राई फेज रेनफॉल नहीं होती तो आज तक एग्रीकल्चर अफेक्ट हो जाता है। तो उस टाइम भी एग्रीकल्चर अफेक्ट हुआ होगा, फूड रिड्यूस कर गए होंगे, तो ऑब्वियसली फूड रिड्यूस हो गया, सरप्लस फूड नहीं हो गया, शहर में फूड नहीं है, तो लोग खाने के लिए फिर वापस से दूसरे काम छोड़ के लोग वापस से एग्रीकल्चर और वैसे जगह में जाने लगेंगे, विलेज में, जहां एटलीस्ट फूड प्रोड्यूस करना, वाटर करना इजी होगा। तो पहला फैक्टर है क्लाइमेटिक चेंज। सेकेंड जो फैक्टर उसको माना जा रहा है वो है सरस्वती रिवर ड्राइड अप इन द सेंट्रल बेसिन। जो सेंट्रल बेसिन में हमारी सरस्वती रिवर थी, तो ये जो हमारी सरस्वती रिवर थी, तो वेदास में भी हमें एविडेंस मिला है सरस्वती रिवर के ड्राई होने का, मतलब लिटरेचर में, और वेदा में सरस्वती रिवर का मेंशन है। तो ये जो सरस्वती रिवर थी हमारी, ये वाली सरस्वती रिवर थी, तो जो ये, ठीक है, तो ये सूख गए, मतलब ड्राई हो गए। तो सोचो जितने भी ये सारे एरिया थे जो सरस्वती रिवर के पे डिपेंडेंट थे, ठीक है, वहां पे भी एग्रीकल्चर इफेक्ट हो गया होगा, क्योंकि जब रिवर होती है तो वो फ्लड लाती है, फ्लड से नए डिपोजिशन हर साल लाती है, तो सॉइल की फर्टिलिटी कंटिन्यू करती है। अगर रिवर ही ड्राई हो जाएगी, कोई फ्लड नहीं होगा, कोई नया डिपोजिशन नहीं होगा, कोई एलुवियल सॉइल नहीं होगा, तो एक टाइम के बाद वो एरिया क्या हो जाएगा, इनफर्टाइल हो जाएगा, ठीक है। तब तक फर्टिलाइजर और दूसरे कॉन्सेप्ट था नहीं, तो फिर वो एरिया फर्टाइल नहीं रहेगा, तो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट घट जाएगा, और ऑब्वियसली एग्रीकल्चर प्रोडक्ट घटा, फूड घटा, सेम चेन रिएक्शन, ठीक है। तो सरस्वती रिवर ड्राइड अप इन द सर्टेन वेस्ट, सडनली द सिटी देयर सच एज कालीबंगन, बनावली, जो कि सरस्वती रिवर के साइड में था, उस पर डिपेंडेंट करता था, बट अबेंडेंट, उनको छोड़ दिया गया। देयर कुड हैव बीन अदर फैक्टर, इन दोनों के अलावा एक तो क्लाइमेट चेंज और सरस्वती रिवर का ड्राई होने का वन ऑफ द रीजन यहां पे कुछ टेक्टोनिक एक्टिविटी को देते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली कोई भी रिवर जो कि ग्लेशियर से जिनको वाटर मिल रहा है, अगर वहां पे कोई भूकंप या टेक्टोनिक आया जिसमें उसके वाटर के पाथ में कोई पत्थर आ गया या उसमें डिटैचमेंट आ गया, तो वो फिर ड्राई हो जाएगी रिवर, ठीक है।
तो जो भी रीजन था, हो सकता है पानी की कम हो से या टेक्टोनिक एक्टिविटी की वजह से, जो भी रीजन था, जो सरस्वती रिवर थी वो ड्राई हो गई। तो जो जो सिटी सरस्वती रिवर पे डिपेंडेंट हैं अपने फ्लरिश करने के लिए, वो सारे फिर कालीबंगन और बनावली जैसे शहर को अबंडन हो गए। अब देयर कुड हैव बीन अदर फैक्टर बट दीज टू रिमाइंडर, बट ये दो मेनली एक्सेप्टेड हैं। और टू रिमाइंडर्स ऑफ हाउ मच वी डिपेंड ऑन द क्लाइमेट एंड एनवायरनमेंट फॉर आवर वेलबींग। तो आज भी हम लोग क्लाइमेट और इन्वायरमेंट पे, नेचर पे बहुत डिपेंड करते हैं। चीजें चल रही होती हैं क्योंकि नेचर है। बोलो म्यूनिसिपैलिटी से पानी आ जाता है, सप्लाई का पानी है, लेकिन तुम भी देखोगे अगर बारिश एक सीजन नहीं आया तो पानी खत्म होने लगता है। ठीक है, तो आज बस हम मैनेज कर लेते हैं टेक्नोलॉजी के थ्रू, लेकिन आज भी रिसोर्स के लिए हम नेचर पे ही डिपेंडेंट हैं। और तब भी हड़प्पन भी, चूंकि हमारे जैसे ही थे, बहुत सिमिलैरिटी है, वो लोग भी रिसोर्स के लिए, वाटर के लिए नेचर पे डिपेंड थे। ऑल्दो उनकी टेक्नोलॉजी बहुत हाई थी, ड्रेनेज सिस्टम, रिजर्वॉयर, वेल के थ्रू वो वाटर मैनेज अच्छा कर लेते थे। जैसे आज भी हम वाटर मैनेज पाइप वाइप के थ्रू कर लेते हैं, लेकिन अगर नेचर ही पानी देना बंद कर दे, रिवर ही सूख जाए, बारिश ही खत्म हो जाए, ड्राई सूखा पड़ जाए, तो तुम कुछ नहीं कर सकते। ह्यूमन के हाथ में कुछ भी नहीं होता है, तब भी नहीं था, आज भी नहीं है। ठीक है, तो इसलिए हमें क्लाइमेट और इन्वायरमेंट का इंपॉर्टेंस है और हमें मानना पड़ेगा। ठीक है, तब भी था, आज भी है। आज भी अगर पांच साल तक बारिश नहीं होगी तो हमारे मोस्ट ऑफ द शहर खाली हो जाएंगे, वहां पानी खत्म हो जाएगा। ठीक है, ऑल्दो द सिटी डिसअपियर्ड, अब ऑल्दो इन सारे रीजन की वजह से, क्लाइमेटिक रीजन की वजह से और सरस्वती रिवर के ड्राई होने की वजह से, मोटा मोटी पानी की वजह से एग्रीकल्चर इफेक्ट हुआ। एग्रीकल्चर की वजह से फूड सप्लाई खत्म, फूड पे सब कुछ डिपेंडेंट था, तो सारी चीजें प्रॉब्लम हो गई। Although the city disappeared, much of the Harappan culture and technology survived. तो obviously जैसे हमने पास में चैप्टर में पढ़ा है, उनका कल्चर, चाहे हाथ में बैंगल हो, नमस्ते हो, स्वास्तिका का साइन हो, या एग्रीकल्चर में तुम्हारा हल यूज करना हो, या दूसरी चीजें, उनकी मेटलर्जी की टेक्नोलॉजी हो, क्योंकि बाद में भी इंडिया में मूर्तियां बनती थी और सेम लॉस्ट वैक्स टेक्निक से बनती थी, स्कल्पचर बनते थे, तराश की चीजें बनती थी। तो उनकी टेक्नोलॉजी और उनका कल्चर सरवाइव किया। ऑल्दो सिटीज जो थी, उनकी जो मेजर सिटीज थी वो डिसअपियर हो गई, एंड वॉज जो कल्चर और टेक्नोलॉजी एंड वॉज पास्ड ऑन टू द नेक्स्ट फेज ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन। तो यही फिर लोगों में पास किया गया, और वही लोग जो थे, जो कि इंडस वैली से, उस सिविलाइजेशन के अंत हुआ, इंडस वैली सिविलाइजेशन का, फिर लोग रूरल एरिया में गए, फिर चीजें ठीक हुई, और फिर से उन्होंने एक नया सिविलाइजेशन बनाया, जो इंडियन, ऑब्वियसली ये आगे के इंडियन सिविलाइजेशन के नेक्स्ट फेज को बनाया। तो एक तरह से कंटिन्यूटी होती है चीजें। मान लो कि लोग हैं, बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी और लोग नहीं है, फिर एक तरह से फेवरेबल टाइम आया, एक सिविलाइजेशन का राइज हुआ, फिर फेवरेबल टाइम खत्म हो गया, नेचर का कहर से या दूसरे, उस सिविलाइजेशन का फॉल हुआ, लेकिन लोग और टेक्नोलॉजी और कल्चर सरवाइव किया। वो एक दूसरे को पास ऑन होता रहा, फिर सिचुएशन फेवरेबल हुआ, फिर एक नई सिविलाइजेशन का राइज हुआ, और फिर उसका फॉल हुआ, फिर दूसरे का राइज हुआ, फॉल हुआ, और कुछ का पैरेलल में राइज हुआ। इस तरह से राइज एंड फॉल ऑफ डिफरेंट सिविलाइजेशन चलता रहता है। बट जो भी सिविलाइजेशन हो, सब इंडियन सिविलाइजेशन है। हड़प्पन भी इंडियन सिविलाइजेशन थी, जो वैदिक पीपल थे वो भी इंडियन सिविलाइजेशन थे, जो बाद में मुगल्स होंगे वो भी, उनकी जो कल्चर थे वो भी इंडियंस थे, और जो ब्रिटिश वाले टाइम में थे वो भी ब्रिटिश वाला, वो भी इंडियन थे। आज हम इंडिपेंडेंट है, हम इंडियन है, तो हम एक कंटिन्यूअस सिविलाइजेशन है। ठीक है, और हमको सब फेस को रिस्पेक्ट करना है, और सबसे कुछ ना कुछ लेसन लर्न करना है। ठीक है, सबसे अच्छी चीजें लो और उनकी बुरी चीजों को अवॉइड करने की कोशिश करो। ठीक है, विल एक्सप्लोर। अब आगे की इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज द फर्स्ट सिविलाइजेशन, इसलिए इस चैप्टर का नाम बिगिनिंग ऑफ सिविलाइजेशन है। बट इसके बाद टाइम में, इंडिया के टाइम लाइन में दूसरी सिविलाइजेशन भी आई। वो कौन सी सिविलाइजेशन थी वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। तो बिफोर मूव फॉरवर्ड, अब एक बार फास्ट में रिवाइज कर लेते हैं। द इंडस, हड़प्पन एंड सिंधु सरस्वती, इंडस कह लो, हड़प्पन कह लो, या सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन वाज वन ऑफ द ओल्डेस्ट इन द वर्ल्ड। तो वर्ल्ड का वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन था। इन इट्स इनहेबिटेंट्स
जो वहां के लोग थे उनको हड़प्पन्स कहते थे। क्रिएटेड प्लैंड सिटी, जो सिटीज थी वो जस्ट ऐसे नहीं कि मिलके बन गए, वो एक प्लैंड सिटी थी। उसका बॉर्डर क्या होगा, फोर्टिफिकेशन क्या होगा, ड्रेनेज सिस्टम से लेके कहां कहां पे घर होगा, वो सब प्लान था। विथ इफिशियंट वाटर मैनेजमेंट एंड डाइवर्स क्राफ्ट एंड ब्रिस्क ट्रेड, एक्टिव ट्रेड था उनका, डाइवर्स क्राफ्ट था। द प्रोडक्टिव एग्रीकल्चर ब्रॉट अ वैरायटी ऑफ क्रॉप्स टू द सिटीज, और उनका एग्रीकल्चर प्रोडक्टिव था, उसकी वैरायटी वी हैव ऑलरेडी स्टडीड। सिविलाइजेशन इवेंचुअली डिक्लाइन, फिर सिचुएशन कंडीशन ठीक नहीं रही तो सिविलाइजेशन इवेंचुअली डिक्लाइन कर गया, प्रोबेबली बिकॉज ऑफ द क्लाइमेटिक एंड इन्वायरमेंटल चेंजेस। जो मोस्ट प्रोबेबल रीजन है वो क्लाइमेट और इन्वायरमेंटल चेंजेस है। पीपल जो जिन्होंने मिलकर सिविलाइजेशन बोन बनाया था वो वापस से अपने रूरल लाइफ स्टाइल में चले गए। तो कोई लोग नहीं खत्म हुआ, बस सिविलाइजेशन खत्म हुआ। उसके बाद लोग भी सरवाइव किए, उसका कल्चर भी सरवाइव किया, उसकी टेक्नोलॉजी और नॉलेज सब सरवाइव किए। ठीक है, अब आते हैं, लेट्स डिस्कस एनसीईआरटी क्वेश्चन। Why does the civilization studied in this chapter have several name? We know the several name. उसका historical और archaeological reasons है। शुरू में फर्स्ट साइट हड़प्पा में मिला तो इसलिए हड़प्पन सिविलाइजेशन, फिर इंडस वाले रीजन में काफी उसकी साइट्स मिले तो इंडस वैली सिविलाइजेशन हो गया। फिर जब सरस्वती वाले रीजन में भी उसके बहुत सारे सेम हड़प्पन के साइट मिले तो फिर इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन हो गया। ठीक है, राइट अ ब्रीफ नोट समिंग अप ऑफ द अचीवमेंट ऑफ द सिविलाइजेशन। तो जो भी पढ़े हैं अचीवमेंट्स सम अप कर लो। ठीक है, चाहे उनका अचीवमेंट ड्रेनेज सिस्टम को लेके हो, आर्किटेक्चर को लेके हो, चाहे एग्रीकल्चर को लेके हो, हल को हो, या तुम उनके सील्स बनाना उनके अचीवमेंट है, ट्रेड्स उनकी अचीवमेंट है, आर्टिफैक्ट्स वो चाहे तुम्हारे स्कल्पचर बनाना, वो सारी चीज उनकी अचीवमेंट है। ठीक है, इमेजिन यू हैव बीन ट्रेवलिंग टू हड़प्पा से कालीबंगन चल रहे हो, व्हाट आर योर डिफरेंट ऑप्शन, कैसे करोगे, कैन यू मेक अ रफ एस्टिमेशन ऑफ हम। ये अब मजे वाला चीज है। तो अब तुम हड़प्पा से कालीबंगन जा रहे हो, तो ये हमारा हड़प्पा है, ये हमारा हड़प्पा है, यहां से कालीबंगन बहुत ज्यादा दूर नहीं है, इतना ये डिस्टेंस है। तो यहां पे अगर तुम आ रहे हो तो तुमको देखो एक रिवर यहाँ पे सतलज रिवर पार करना पड़ेगा। ठीक है, और फिर लैंड से पार करना पड़ेगा। तो यू कैन चूज कि मैं रिवर ट्रांसपोर्ट यूज करूंगा, क्योंकि अभी ऑलरेडी नो कि हड़प्पन रिवर ट्रांसपोर्ट भी यूज करते थे और लैंड ट्रांसपोर्ट भी यूज करते थे। तो तुम कहोगे कि आई विल, हो सकता है कुछ मैं पैदल चलूंगा, कुछ बुलक कार्ट से चलूंगा, हॉर्स नहीं कहोगे क्योंकि हॉर्स के एविडेंस नहीं मिले हैं, और सी ट्रांसपोर्टेशन नहीं कहोगे क्योंकि इन दोनों के बीच में कहीं भी सी एग्जिस्ट नहीं करता। ऐसा नहीं कि यहां से यहां जाओगे फिर सी से ट्रेवल करके फिर यहां होगे, मूर्खता है। तो रिवर ट्रांसपोर्टेशन, क्योंकि रिवर एग्जिस्ट करती है दोनों शहर के बीच में, और तुम कहोगे लैंड ट्रांसपोर्टेशन, अब चूंकि बुलक कार्ट कह लो या पैदल चल लेंगे। ठीक है, और कुछ अपना टाइम बता लो। ये अराउंड जब गूगल करोगे तो ये 200 किलोमीटर के बीच है इनका डिस्टेंस। तो 200 किलोमीटर बोल दो 1 वीक लगेगा या 2 वीक लगेगा, अपना फ्री हो तुम। लेट अस इमेजिन अ हड़प्पन मैन और वुमन बीइंग ट्रांसपोर्टेड टू एवरेज किचन इन टुडेज इंडिया, व्हाट आर द 4 और 5 बिगेस्ट सरप्राइज अवेटिंग। अब देखो किचन के रेफरेंस में बनाना है तो आज बोल दो कि फ्रिज देख लेंगे, उनको सरप्राइज होगा, अरे स्टोरेज के लिए फ्रिज है। स्टील के बर्तन देख लेंगे, आयरन के बर्तन देख लेंगे, उनके लिए वो सरप्राइज हो गया क्योंकि उस टाइम ब्रॉन्ज के थे। माइक्रोवेव देख सकते हैं, नॉन स्टिकी पैन देख लेंगे, हो सकता है नाइफ देख लें आयरन के। तो जो भी तुम्हारा अपना इमेजिनेशन है मस्त यूज करो। ऐसे चीजें जो उस टाइम पे वी ऑलरेडी नो हड़प्पा में क्या एग्जिस्ट करते थे, वी ऑलरेडी नो आज क्या एग्जिस्ट करते हैं। तो बस उन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है, जो ऐसी चीज जो वहां नहीं थी जो आज है, वो लेके वैसी चीज से वो सरप्राइज हो गई। ठीक है, जो कि उस टाइम एग्जिस्ट नहीं करता था। लुक एट द पिक्चर इन दिस चैप्टर, मेक अ लिस्ट ऑफ ऑर्नामेंट, गेस्चर, ऑब्जेक्ट दैट स्टिल फील फेमिलियर इन 21st सेंचुरी। तो ऑलरेडी ये हम डिस्कस चुके हैं, ऑर्नामेंट गेस्चर वाली चीजें। तो तुम अगर देखोगे ऑब्वियसली ये देखो पिक्चर, ये हल आज भी रेलेवेंट है। उस तरह से ये कंघी आज भी रेलेवेंट है, बीड्स भी रेलेवेंट है, ऑर्नामेंट्स रेलेवेंट है। ये मिरर लोग यूज करते हैं, पॉट यूज करते हैं, आज भी रेलेवेंट है। इस तरह के चेस के बोर्ड हैं, टॉयज हैं, हर चीज रेलेवेंट है मोस्ट प्रोबेबली। स्वास्तिका का सिंबल रेलेवेंट है, गॉड का डिपिक्शन विथ 3 हेड आज भी रेलेवेंट है। ये हाथ में बैंगल पहनना रेलेवेंट है, नमस्ते का साइन रेलेवेंट है, ये कौवे की कहानी रेलेवेंट है, वो सारी चीजें। ठीक है, तो गेस्चर हुआ, ऑर्नामेंट, गेस्चर, ऑब्जेक्ट दैट स्टिल फील फेमिलियर। तो ये सारी चीजें जो आज भी फेमिलियर हैं। ठीक है, व्हाट माइंडसेट डज द सिस्टम ऑफ रिजर्वायर एट द धौलावीरा रिफ्लेक्ट। तो क्या माइंडसेट होगा
तो उनका माइंडसेट वही होगा कि एक तरह से उनको एक तो टेक्नोलॉजिकल एडवांस है, कंजर्वेशन माइंडसेट है। रिजर्वायर लोग तभी बनाते हैं जब वाटर को कंजर्व करने की उनका माइंडसेट हो, मतलब कि वाटर को कंजर्व करके रखना है, प्लस उनको इंपॉर्टेंस पता है वाटर का इसमें कि इजीली अवेलेबल वाटर करना कितना इंपॉर्टेंट है हर टाइम पे। तो ये सारा माइंडसेट है। व्हाट आई विल डू, इसमें से जो क्वेश्चन मुझे लगेंगे इंपॉर्टेंट है, आई विल मेक अ मॉडल आंसर फ्रॉम ये चैप्टर ऑनवर्ड से मैं एक मॉडल आंसर दूंगा। वो जो क्लास 6 के स्टूडेंट है उनके लिए भी एक रेफरेंस हो जाएगा, और जो यूपीएससी एस्पिरेंट है उनके लिए भी एक तरह से रेफरेंस हो जाएगा, क्योंकि यूपीएससी में भी जो क्वेश्चन आते हैं ना वही 150 से और 300 वाले वर्ड के आते हैं। ठीक है, 150 वाले होंगे आई थिंक 10 नंबर वाले, और 300 वाले होंगे जो 20 नंबर वाले क्वेश्चन होते हैं। तो यूपीएससी के आंसर की प्रैक्टिस आज से ही उससे फिर हो जाएगी। ठीक है, यूपीएससी का प्रीलिम्स और मेन का जो प्रिपरेशन है ना वो इंटीग्रेटेड चलता है, अलग अलग नहीं चलता है। Mohenjo-daro was about 700 wells built with bricks have been counted. They seem to have been regularly maintained and used for several centuries. Discuss the implication. अब इसका implication वही होगा कि पहला तो build किया गया, तो इसका मतलब उनका जो आर्किटेक्चरल एबिलिटी थी, जो ड्रिलिंग एबिलिटी थी वो बहुत एडवांस थी। दूसरा, इतने साल 100 साल तक उसको मेंटेन किया गया, तो इसका मतलब उनका जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन था, जो म्यूनिसिपल टाइप का जनरल वर्ड है सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, वो बहुत इफिशियंट था, वो बहुत इफेक्टिव था, जो कि तभी ये इतने सारे वेल्स को इतने 100 सालों तक मेंटेन, उनका मेंटेनेंस इजी था। ठीक है, पॉसिबल मतलब मेंटेन हो रखा था। It is often said that the Harappan had a high civic sense. Discuss the significance for the statement. Do you agree with it? Compare with the citizen of the large city. उनका high civic sense था, क्योंकि बाद में भलो डिक्लाइन हुआ, बट जनरली जो उनका सिटी एकदम एग्जैक्ट वे में अगर सोचो, सिटी यहां मेंटेन्ड है, अगर ये वाले में तुम देख लो सिटी मेंटेन्ड है, घर का जो जगह है वो घर का जगह है, किसी ने रोड पे इंक्रोच नहीं किया है। इंडिया में आज लोग को मौका मिलता है अपना घर बढ़ा के रोड पे इंक्रोच कर देते हैं। प्लस हर चीज साफ सुथरा है, अगर ड्रेनेज सिस्टम मेंटेन था, क्लॉगिंग नहीं थी, तो उनका सिविक सेंस बहुत हाई था। लोग को पता था चीजें यूज कैसे करनी है, स्पेस की रिस्पेक्ट कैसे करनी है, सफाई कैसे करनी है। ठीक है, और आज भी इंडिया में, अब इसको कंपेयर करोगे इंडिया के लार्ज सिटी में, तो दोनों तरह के कंपैरिजन मिलेंगे। कुछ सिटी जो साफ है, और इससे ये भी है कि लोगों का सिविक सेंस भी अच्छा था, प्लस जो सिविक एडमिनिस्ट्रेशन था उसकी भी इफिशिएंसी बहुत अच्छी थी। सेम गोज फॉर आज के बड़े सिटी से करोगे, तो कुछ सिटीज में जहां पे साफ सफाई है वहां पे लोगों का सिविक सेंस आज भी वैसा है जैसे हड़प्पन के लोगों का था। लोगों को पता है कि कहां कूड़ा नहीं फेंकना है, लोगों को पता है कि जो पब्लिक स्पेस को इंक्रोच नहीं करना है। बट अगेन कुछ इंडिया के ऐसे सिटीज हैं, बड़े सिटी इनफैक्ट उसके कुछ एरिया है जहां पे लोगों को उतना अच्छा सिविक सेंस नहीं है, कहीं भी कूड़ा डाल देते हैं, ड्रेनेज वहां पे प्लास्टिक और दूसरी चीजों से भरी पड़ी होती हैं। लोग पब्लिक एरिया को पार्क वाला एरिया या पार्किंग एरिया या रोड के एरिया को इंक्रोच कर लेते हैं, वहां अपना घर बना लेते हैं या बाड़ा बना लेते हैं, ऑल दोस थिंग। तो ये दोनों एग्जाम्पल को कंपेयर एंड कंट्रास्ट कर सकते हो। आई ट्राई कि इसका मैं एज अ मॉडल आंसर बना दूं, ताकि जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है वो आंसर कर दें। बट इस तरह के जो जेनरिक क्वेश्चन है कि यहां से यहां कैसे ट्रेवल करोगे, या किचन में देख के क्या चीजें मिलेगा, ये तुम्हारे इमेजिनेटिव पे है, जस्ट बी क्रिएटिव इन दैट। ठीक है, सो दिस बाय दिस वी कंप्लीट आवर दिस बिग चैप्टर, ए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर वी हैव कंप्लीटेड, चैप्टर 6 द मतलब बिगिनिंग ऑफ द इंडियन सोसाइटी। काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर, आई होप तुम लोग के लिए होगा, काफी नई चीजें पता चली होंगी। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, जहां पे मैं इसका नोट्स डिस्कस करूंगा, और नोट्स फिर उस फॉर्म में होंगे जब तुमको किस फॉर्म में आंसर लिखना होगा और किस फॉर्म में चीजें इजी रहेंगी याद करने के लिए, रिवीजन करने के लिए। आई विल ट्राई टू गिव नोट्स इन दैट फॉर्म। ठीक है, तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो एस्पिरेंट्स। जय हिंद।